वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अर्जुन रुचि की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, तभी रुचि ने उसका हाथ स्टीयरिंग पर से हटाते हुए कहा, तुम दोनों मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो प्लीज कम से कम बताओ तो मुझे। अर्जुन ने रुचि की तरफ देखकर कहा, क्या कर रही हैं आप रुचि मैडम? अभी अगर स्टीयरिंग घूम जाती तो एक्सीडेंट हो जाता। ड्राइविंग करते टाइम इस तरह की बचकानी हरकतें मत क्या करिए। रुचि ने कार की चाबी को कार से निकाला और कार वहीं पर बंद हुई और रुचि ने कार की चाबी को अपने हाथों में छुपाते हुए कहा, जब तक तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगी। बताओ भाई ने सब कुछ क्यों किया है? आखिर इन सब के पीछे मैटर क्या है? अर्जुन रुचि की तरफ देखते हुए बोला, नहीं दे सकता मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब। अगर आपको पूछना है तो वो अपने भाई से पूछेगा। रुचि ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो भाई को, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। और मैं तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमको इस बारे में सब कुछ पता है। और क्या ये तुम मैडम मैडम क्या कर रहे हो? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम मुझे मैडम बुलाओ। रुचि अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और तभी अर्जुन ने कहा, अभी मैं आपके वर्किंग आवर्स में हूँ और अभी मेरे लिए आप मैडम ही, और दक्ष ने मुझे आपको हॉस्टल छोड़ने के लिए बोला है, तब तक मैं आपको हॉस्टल नहीं छोड़ सकता। अर्जुन बोल ही रहा था कि रोजी उसके बिल्कुल नजदीक आई और उसने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, हाँ तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए नहीं मना किया है। तुम्हें मुझे हॉस्टल छोड़ना है तो ठीक है छोड़ देना, लेकिन तुम मुझे नॉर्मली भी तो बात कर सकते हो ना। मुझे तुम्हारे मुंह से प्यार अपने नाम के आगे मैडम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अर्जुन उसकी तरफ देख रहा था और तभी रोजी उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और तभी अर्जुन ने कहा कि मैडम मुझे कार की चाबी वापस करिए अभी। रोजी ने नाम में अपना सिला तिरवा, नहीं चाबी तो मैं नहीं देने वाली, इतना कि हमने कर इतना बोलकर उसने चाबी को अपनी पीठ के पीछे छुपाया और अर्जुन उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, ये क्या बचपना है? चाबी वापस करिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे वापस भी जाना है। रुचि शरारत मेरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओके वापस कर दूंगी, एक काम बोलो तुम खुद ही ले लो। इतना बोलकर रुचि वापस चाबी को अपने टॉप के अंदर छुपा दिया और अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अर्जुन ने जैसे ही उसे ऐसा करते हुए देखा वो तुरंत पीछे की तरफ हटते हुए बोला, ये सब क्या? रुचि ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, या तो तुम मुझे भाई और सिया के बारे में पूरी बात बताओगे या फिर मुझे किस करोगे, तभी मैं तुम्हें कार की चाबियां दूंगी, वरना नहीं दूंगी। अर्जुन ने जैसे ही रुचि की बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मैं ऐसा का कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं नहीं देनी चाबी तो वरना मत दो। रुचि उसकी तरफ देखते बोली, ठीक है नहीं दे रही मैं चाबी, बैठे रहो उसी तरफ। वैसे भी मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना था, हम ऐसे ही कार में बैठकर टाइम स्पेंड कर लेंगे। आई डोंट माइंड। मैं एक काम करती हूँ, मैं पिज्जा कोक ऑर्डर कर देती हूँ, हमारी अच्छी सी एक कार डेट हो जाएगी। रुचि ये सारी बातें बोलकर मुस्कुराने लगी और तभी अर्जुन ने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहा, प्लीज रुचि कार की चाबी दे दो। रुचि उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते बोली, ये हुई ना बात, अब आ रहे हो ना तुम लाइन पर, अब जल्दी से मुझे 21 पे दे दो। आई सी, और मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी और तुरंत मैं चाबी दे दूंगी। अर्जुन ने नाम में अपना हिलाते हुए कहा, इम्पॉसिबल चीज नहीं होती है और रुचि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता है, इसके बावजूद भी तुम बार बार मुझसे। अर्जुन बोल ही रहा था कि रुचि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, तो तुम इस चीज से दूर क्यों भाग रहे हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? रुचि बड़ी ही मासूम से की सवाल पूछ रही थी और अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी कि तभी अर्जुन उसके पास चेहरे को देखकर एक पल के लिए उसकी आंखों में खौस आ गया और तभी उसके बिल्कुल नजदीक और तभी रुचि भी उसके बिल्कुल नजदीक आई और उसने अर्जुन के कॉलर को पकड़कर उसे अपने पे खींचते हुए बोली, बोलो क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या तुम मुझे इतना लायक नहीं, क्या तुम मुझे अपने लायक नहीं समझते? अर्जुन रुचि की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और वो कुछ बोल ही नहीं रहा था और तभी वो उसकी ओर भी ज्यादा नजदीक आई और वो अर्जुन को किस करने ही वाली थी। अर्जुन ने रुचि को खुद से दूर करते हुए कहा, रुचि पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? नहीं, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता है और वैसे भी तुम मुझसे बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करती हो, तुम्हारे लायक नहीं हो। अब तुम मुझसे कोई बहस नहीं करोगी और ना ही कोई सवाल करोगी, चाबी दो मुझे वरना मैं अभी तक से को तुम्हारी शिकायत करूंगा। रुचि ने उसकी बात सुनकर उसे गुस्से में घूरते हुए देखकर कहा, जाओ कर दो भाई से शिकायत, मुझे भाई से डर नहीं लगता है, मैं जानती हूँ मुझे कुछ नहीं खाएंगे, बाकी अगर तुम्हें जो भी चाहिए तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ तुम्हें क्या करना है। इतना बोलकर रुचि उसकी तरफ देखने लगी और अर्जुन ने उससे से अपने दांत पीसते हुआ, है भगवान कहाँ फंस गया मैं अभी। उसकी यह बात तो सुनकर रुचि उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुम कहीं नहीं फंसे हो, सिंपल सा काम है, खुद चाबी अपने हाथों से निकाल लो या फिर एक प्यारी सी किस देकर मैं खुद तुम्हें आराम से चाबी दे दूंगी। रुचि इतना बोलकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी और अर्जुन ने अपना सिर हिलाया।
वो रुचि को घूरते हुए देखने लगा और तभी उसने अपनी साइड का दरवाजा खोला और वे कार से बाहर उतर गया। रुचि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी कि आखिर अर्जुन क्या कर रहा है, कर क्या रहा है। और तभी अर्जुन ने सीधे कार के सामने जाकर कार के बोनट को खोला और उसमें कुछ करने लगा। रुचि कार के अंदर ही बैठी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहा है। और अर्जुन ने अपना जुगाड़ लगाया और दो तारों को जोड़कर उसने कार स्टार्ट कर दी। उसे ऐसा करते देखकर रुचि गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और तभी अर्जुन ने ड्राइंग सीट पर बैठते हुए कसकर पकड़ पटकते हुए दरवाजे को बंद किया और वह सीधे कार को ड्राइव करने लगा। रुचि की सारी शरारत जो वे कर रही थी वे सबकी सब धरी की रह गई और अर्जुन ने कार तेज स्पीड में ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही वे कार को ड्राइव करने लगा, रुचि ने मुंह बनाकर बच्चों की तरह से काट करते हुए कहा, एक छोटे से किस करके भी तुम चाय भी ले सकते थे, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने रुचि की बात सुनी लेकिन वे कुछ बोला नहीं और वे चुपचाप अपनी कार ड्राइव कर रहा था। और जैसे ही रुचि का हॉस्टल आया, वह कार से बाहर उतरी और अपना पर्स लेकर बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसने अपने टॉप में से कार की चाबी को निकाला और उसे वहीं अपनी सीट पर फेंकते हुए कहा, लो पकड़ो अपनी चाबी। इतना बोलकर रुचि गुस्से से आगे बढ़ने लगी और तभी सामने पड़े एक पत्थर से रुचि ने का पैर टकराया और रुचि वहीं जमीन पर गिर गई। और उसे गिरता देखकर अर्जुन जल्दी से कार से बाहर निकला और उसने रुचि के पास आते हुए कहा, रुचि आ रही हो, लाइट ध्यान से चला करो, कहीं लगी तो नहीं। वे रुचि के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया तो रुचि अपने पैर की तरफ देखने लगी। उसका पैर मुड़ गया था और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अर्जुन ने उसके पैर की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? रुचि ने अर्जुन को घूरते हुए देखकर कहा, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं था ना, कार मोड़ और जाओ यहाँ से, मैं चली जाऊंगी। इतना बोल रुचि ने अपने पैरों की तरफ देखा, उसका पैर सीधा नहीं हो रहा था और वह जैसे तैसे उठकर खड़ी हुई और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वे फिर इसमें से लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने वाली थी। अर्जुन ने उसे को संभालते हुए कहा, आराम से रुचि को उसका हाथ अपने कमर पर से हटाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगी। इतना बोलकर वह उठकर खड़ी हो रही थी लेकिन उसके पैर में गिरने की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस वजह से वे उठकर खड़े नहीं हो पा रही थी। और अर्जुन ने उसको लड़खड़ाते हुए देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रुचि इतनी जिद क्यों करती हो तुम हर चीज को लेकर, प्लीज कभी मेरी बात माना करो। रुचि ने जैसे ही अर्जुन की ये बात सुनी वो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए पूछा, क्यों तुम मेरी कोई बात मानते होगा जो मैं तुम्हारी बात मानूं? अर्जुन ने रुचि की तरफ से अपनी नजर हटाई और तभी रुचि ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, बोलो अब चुप क्यों हो गई, कभी मानी है तुमने मेरी बात? एक छोटी सी किस मांगी थी तुमने, अर्जुन ने रुचि की बात तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जो कह रही हो वो कभी नहीं हो सकता, इसलिए इस बात को तुम अपने दिमाग से जितनी जल्दी निकाल दो उतना बेहतर होगा। और चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ आता हूँ और प्लीज अब कोई बहाने मत बनाना। इतना बोलकर अर्जुन ने रुचि का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसने नीचे ने अब झुककर रुचि को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधा हॉस्टल के अंदर आया। और जैसे ही हॉस्टल के वार्डन ने रुचि को अर्जुन की गोद में देखा, वह हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। वो अर्जुन की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अब मिस्टर अर्जुन क्या हुआ रुचि को? अर्जुन ने कहा, हमने कुछ नहीं मैडम, मैं एक्चुअली रुचि का पैर मुड़ गया और उसके पैर में काफी दर्द हो रहा था, मैं उसे उसके रूम तक छोड़ रहा था हूँ। वार्डन ने अर्जुन की बात सुनी और उसे उसके रूम तक जाने दिया क्योंकि वार्डन अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी, इसलिए उन्होंने उसे रोका भी नहीं और अर्जुन रुचि को उसके रूम की तरफ लेकर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ दक्ष सिया के बिल्कुल नजदीक खड़ा था। सिया उसको घूरते हुए देख रही थी। हालांकि सिया की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे लेकिन वो इस टाइम पर दक्ष को कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी और दक्ष ने उसे जिस तरह पकड़ रखा था, सिया उसे खुद से छुड़वा भी नहीं रही थी। दक्ष उसे देखकर एक पल के लिए थोड़ा सा आकड़ा हुआ और उसने धीरे से अपना हाथ सिया के चेहरे से दूर कर लिया और सिया वहीं बेड के पास नीचे जमीन पर बैठी और अपने घुटनों पर अपना सिर रखकर रोने लगी। सिया को उस तरह रोते देखकर दक्ष का मन किया कि वे एक बार तो उसके करीब जाए और उसे चुप कराने की कोशिश करे, लेकिन दक्ष उसके पास नहीं जा पाया और वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। और उसने रूम का गेट खुला ही छोड़ दिया और सिया वहीं पर बैठे बैठे इस तरह से रोती रही। दक्ष भले ही रूम से बाहर चला गया था लेकिन उसका ध्यान बार बार सिया की तरफ ही जा रहा था और वे किसी भी तरह से सिया को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुचि और अर्जुन हॉस्टल रूम में आए। हॉस्टल रूम में गए और उसने रुचि को जैसे ही बेड पर बैठाया, फिर रुचि के पैर की तरफ देखते हुए देखने लगा। रुचि का पैर काफी ज्यादा रेड हो गया था और रुचि अपने पैर को हल्के हल्के से छू रही थी और तभी अर्जुन ने इधर उधर देखते हुए उससे पूछा, फर्स्ट हैंड बॉक्स कहाँ है? रुचि ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने पैर को हल्के हाथों से रब करते हुए बोली, तुमने छोड़ दिया तो मुझे रूम में
अब तुम जा सकते हो। रुचि अर्जुन की तरफ नजर नहीं उठाकर देख रही थी और अर्जुन ने रुचि के पास जाकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, फर्स्ट एंड बॉक्स कहाँ है? रुचि ने अर्जुन का हाथ अपने गाल पर से हटाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। अर्जुन ने रुचि की बात सुनी और वे धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोला, पता नहीं तुम इतनी जिद क्यों दिखाती हो? मुझे इतना बोलकर अर्जुन खुद ही उसके के सारे डोर ओपन करके एक फर्स्ट एड बॉक्स को देखने लगा और जैसे उसने अलमारी के पास रखे टेबल का ड्रॉ खोला उसमें उसे फर्स्ट एड बॉक्स मिला और उसने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और वह सीधे उसके पास आकर बैठ गया और उसने रुचि के पैरों की तरफ देखा। फर्स्ट एड बॉक्स में से पेन रिलीफ स्प्रे निकाला और वह उसके पैरों पर उस स्प्रे को डालकर हल्के हाथों से उसके पैर की मसाज करने लगा और रुचि ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, पहले खुद ही मुझे अपने आप से दूर करते हो और उसके बाद फिर इस तरह के दिखाते हो। आखिर तुम्हारा दिमाग में चलता क्या है तुम्हारे दिल में? बताओगे मुझे? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो ये बात बोल क्यों नहीं देते? जिस वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो? रुचि ये बात बोल ही रही थी कि तभी अर्जुन ने उसके पैरों पर से अपना हाथ हटाते हुए कहा, इस पैर पर ज्यादा जोर मत देना वरना स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं कल सुबह डॉक्टर को लेकर आऊंगा यहाँ। रुचि ने उसकी बात सुनी बेताजी आवाज में चिल्लाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को लाने की, मैं ठीक हूँ और अगर तुम्हें मेरे सवालों के जवाब नहीं देने और मुझसे बात भी नहीं करनी है मैं तो चले जाऊँ यहाँ से। रुचि की बात सुनकर अर्जुन ने फर्स्ट एंड बॉक्स साइड में रखते हुए, रुचि मैं तुम्हें इतनी बार ये बात समझा चुका हूँ, तुम जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। रुचि उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली और वो गुस्से से अर्जुन को घूरते हुए देखने लगी और अर्जुन उसे छोड़कर वापस उसके रूप से बाहर निकल गया। जैसे ही वे बाहर गया रुचि ने उसके बालों को समेटते हुए, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ऐसी क्या वजह है जिस वजह से तुम अपने प्यार को जाहिर नहीं कर रहे हो? रुचि ये बात सोचते सोचते चुपचाप बेड पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी और इस दक्ष फोन पर बात करते हुए बोला, हमारे मिस्टर कपूर से जो डील हुई थी वे फाइनल हो चुकी है, उनका ऑर्डर उन तक पहुंचा दो और अगर किसी पुलिस को हमारी इस मिलिंग की खबर पता चली तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। दक्ष ने इतना बोलकर कॉल कट कर दिया और वहीं घर का एक सर्वेंट दक्ष के पास आते हुए बोला, सर डिनर लग गया है, आप डिनर करेंगे या मैं आपको खाना आपके रूम में पहुंचा दूं? दक्ष ने नाम है अपना से हिलाते हुए कहा, नहीं मैं डिनर करने बैठा हूँ। जैसे ही दक्ष चेयर के पास आया उसका ध्यान सिया की तरफ गया और उसने चेयर से उठकर खड़े होते हुए कहा, एक काम करो मेरा और सिया का खाना मेरे रूम में ही पहुंचा दो। दक्ष की बात सुनकर वह सर्वेंट ने हामी भरी और वो उसका खाना उसके रूम तक लेकर जाने लगा और दक्ष भी जैसे ही अपने रूम में पहुंचा उसने देखा सिया बेड पर नहीं थी और जैसे ही दक्ष ने इधर उधर देखा उसने खाने की ट्रे अपने हाथ में लेते हुए उस सर्वेंट से बोला, तुम जाओ। उस सर्वेंट ने खाना वहीं दक्ष के हाथ में दिया और वो चुपचाप वहां से निकल गया और दक्ष ने अंदर जाकर खाना टेबल पर रखा और दरवाजे अंदर से लॉक करते हुए उसने सिया को आवाज लगाते हुए कहा, सिया कहाँ हो तुम? सिया उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी और उसको लगातार शायद सिया वॉशरूम में होगी और जैसे ही वॉशरूम के अंदर आया उसने देखा वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था लेकिन सिया अंदर नहीं थी और वह थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोला, मैं रूम से बाहर था और सिया रूम से बाहर नहीं निकली है और भी बाथरूम में भी नहीं है और तो कहाँ जा सकते हैं? इतना बोलकर जैसे ही दक्ष मुड़ा उसने देखा कि बड़े वाले सोफे के पीछे सिया एकदम कोने में छुप कर बैठी हुई है और उसके हाथ में वाइन की बोतल है और उसमें से आधे से ज्यादा वाइन खत्म हो चुकी है। जैसे ही दक्ष ने उसके हाथ में वाइन की बोतल को देखा तो उसके पास आते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। इतना बोलकर भी वे वाइन उसके हाथ से लेने लगा लेकिन जैसे ही सिया ने दक्ष के पास सुने उसने उसके हाथ से बोतल वापस छीनते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है और ये बहुत अच्छी है। इतना बोलकर सिया ने उसके सामने ही उसे वाइन की बोतल को अपने मुंह से लगाया और एक ही सांस में वाइन पीने लगी। उसे ऐसा करते देखकर दक्ष ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, स्टॉप इट सिया, छोड़ो उसे, मत पियो, यू कांट ड्रिंक इट। सिया ने जैसे ही दक्ष को ऐसा कहते हुए सुना उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, बहुत महंगी है क्या? दक्ष ने नाम में अपना सिलसिलाते हुए, पहले ही तुम आधी बोतल पी चुकी हो और नहीं। इतना बोलकर दक्ष ने उसके हाथ से जो बोतल छीनी थी उसे वह बंद करके साइड में रखने लगा और दक्ष को ऐसा करते देखकर सिया जो काफी ज्यादा नशे में थी वो लटखड़ाते हुए उठकर खड़ी हुई और उसके दक्ष की शर्ट को पकड़ते हुए कहा, नहीं मुझे ये पीनी है, प्लीज मुझे मेरी बोतल वापस कर दो। दक्ष ने सिया की आंखों में देखा, उसकी आंखें लाल थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन वे इतनी ज्यादा नशे में डूब चुकी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह सिर्फ पानी लेना चाहती थी। उसने दक्ष के
कंधे पर अपना हाथ रखा और वे वाइन लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, दक्ष ने अपना हाथ उसकी गर्दन में डाला और वे उसे वाइन की बोतल से दूर करते हुए बोला, नहीं, काफी रात हो गई है, चुपचाप निकल करो और सो जाओ। सिया ने दक्ष की बात सुनकर नाम पे अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे ये वाइन पीनी है, ये बहुत अच्छी है, इसको पीकर मेरा सारा सिर दर्द खत्म हो गया, प्लीज मुझे थोड़ी सी और पीने दो ना। इतना बोलते हुए दक्ष के बिल्कुल नजदीक आई। दक्ष उसे हैरानी से देखने लगा और वहीं सिया ने अपना सर दक्ष के सीने पर रखते हुए कहा, प्लीज थोड़ी सी और पीने दो मुझे प्लीज। दक्ष सिया की बात सुनकर सख्ती से उसे मना करते हुए बोला, नहीं, तुम नहीं पियोगी, अब उसे ने सुना तुमने, चुपचाप यहाँ बैठो, डिनर करो। इतना बोलकर दक्ष ने सिया को वहीं सोफे पर बैठा और उसे डिनर करने के लिए बोलने लगा। लेकिन सिया खाना खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और जैसे ही दक्ष उसके बगल में आकर बैठा और वे खाना सर्व कर ही रहा था कि तभी सिया लड़खड़ाते हुए सोफे से उठी और वे सीधे वाइन की तरफ जाने लगी। और दक्ष ने जब उसे वाइन की बोतल के पास जाते हुए देखा तो उसने उसे रोकते हुए कहा, सिया रुको, तुम अब और नहीं पी सकती, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जब तक दक्ष उठकर उसके पास गया, सिया उस वाइन की बोतल के पास पहुंच गई थी और उसने वाइन की बोतल को खोला और उसे फिर से पीने लगी और सिया एक साथ में काफी सारी वाइन पी गई थी। और दक्ष ने सिया के हाथ से बोतल को छीना और उसने सिया को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इतनी जिद्दी क्यों हो तुम। सिया ने दक्ष के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात, कौन हो तुम, डेड हो मेरा, नहीं नाम नहीं सुनोगी मैं तुम्हारी बात कोई बात सुना तुमने नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। सिया ये बात बोल ही रही थी कि तब दक्ष ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया क्योंकि सिया के मुंह से वाइन की बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी और दक्ष ने सिया की तरफ देखकर नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब तुम कुछ नहीं पियोगी, चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाओ। सिया ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बैठना मुझे बेड पर और मैं नहीं बैठूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। इतना बोलकर वे वहां से उठी और सामने वाले डोर की तरफ बढ़ने लगी। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम, अब ये वहां मैं तुमसे कहा ना बेड पर चलो। सिया ने उसका हाथ झटकते कहा, जस्ट शट अप, मुझे पता है कहाँ वहां पर क्या है। इतना बोलकर वे आगे डोर के पास बढ़ी और वहां जाते उसने तुरंत डोर को खोला और वहां पर एक बहुत ही महंगी विस्की की बोतल रखी थी। उसने उसे बोतल को उठाया और उसे देखकर मुस्कुराते बोली, ये तो उससे भी अच्छी है। दक्ष सिया की तरफ सॉफ्ट होकर देखने लगा। सिया नशे में झूम रही थी और उसने किसी तरह से विस्की की उस ब्रांड बोतल को खोला और उसे ड्रम ने डायरेक्ट अपने मुंह तक लेकर गई और उसने जैसे एक सिप लिया और सिया का मुंह पूरा कड़वा हो गया। और उसने अपने मुंह में जो विस्की ली थी वो अपने वहीं फ्लोर पर बोलते हुए कहा, कितनी कड़वी है। दक्ष ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वे उसके पास आकर उसके हाथ से विस्की की बोतल छीनते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी। इतना बोलकर उसने सिया का हाथ पकड़ा और वो उसे पेड़ की तरफ ला ही रहा था कि तभी सिया ने अपने दोनों हाथों से दक्ष के कॉलर को पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, मैं कोई नाजुक लड़की नहीं, समझे तुम। इतना बोलकर वे दक्ष को घूरते हुए देखने लगी और दूसरे उसके चेहरे की तरफ देखा था और वे जानता था कि सिया इस टाइम ने काफी ज्यादा नशे में है, इसलिए भी उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम बहुत स्ट्रांग है, बस अब चलो, चलकर चुपचाप सो जाओ। सिया उसकी ये बात सुनकर खुश होते बोली, देखा अब तुम खुद मान रहे हो, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ तो फिर मुझे सोने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं सोना। इतना बोलकर सिया ने दक्ष की गर्दन में अपने दोनों हाथों को डाला और उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, मुझे तुम थोड़ी सी और वाइन पीने दो ना, वो बहुत अच्छी थी। सिया ने दक्ष ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं। सिया ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे वाइन दोगे या नहीं। दक्ष ने सिया से और कोई बहस नहीं किया और उसने सिया को झुककर अपनी गोद में उठाया और वे उसे लेकर सीधा बेड के पास आया। उसने सिया को बेड पर लेटाते हुए कहा, चुपचाप यहाँ पर लेटो और तुम बेड से नहीं उतरोगी, इट्स माय ऑर्डर। इतना बोलकर वे बेड से हट ही रहा था कि सिया ने दक्ष का कॉलर पकड़ा और उसे अपने बिल्कुल नजदीक खींचते हुए कहा, क्यों नहीं उतरूंगी मैं पेड़ से, मैं उतरूंगी, और अगर तुम मुझे उतर कर नहीं जाने दोगे तो मैं भी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर सिया ने दक्ष की कमर में अपने दोनों हाथों को फंसाया और उसको अपने करीब खींचते हुए बोले, तुम भी कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे मेरे साथ, इट्स माय ऑर्डर। सिया ने सहमी थी और उसकी हरकत ने दक्ष को झुंझुला कर रख दिया था और दक्ष सिया की तरफ देखकर चिल्लाने जा ही रहा था कि तभी सिया ने उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक आकर वे धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे यहाँ कब तक रखोगे। क्या डेड ने जो बात बोली वे सोचे, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। सिया ये सारे सवाल पूछकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी कि तभी दक्ष ने धीरे से सिया का हाथ अपनी कमर पर से हटाते हुए कहा,
सिया तुम होश में नहीं हो, छोड़ो मुझे। सिया ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मैं पूरे होश में हूँ, बताओ क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? दक्ष ने उसकी बात सुनी और उसने अपने गले में अटके हुए थूक को निगलते हुए कहा, सिया आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए। दक्ष सिया की बात का जवाब नहीं देना चाह रहा था और तभी सिया के दिमाग में पता नहीं क्या आया और उसने दक्ष के होठों पर अपने होठ रख दिए और वे उसे एक किस करने लगी। दक्ष ने जब सिया को इस तरह से किस करते हुए देखा तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि जिस तरह से सिया उसे किस कर रही थी दक्ष ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वे उसे इस तरह से अपना पैशनेट होकर किस करेगी। और दक्ष ने सिया के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सिया तुम होश में नहीं हो। वो सिया को बोल ही रहा था कि तभी सिया ने उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, मैं अपने पूरे होश और हवास में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शायद नशे में हो। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? क्या डैड ने मुझसे जो कहा वे सच था? क्या तुमने मुझे पहली नजर में पसंद किया? बोलो ना। सिया को इस तरह ये सारी बातें बोलते देखकर दक्ष ने उसे बेड पर धकेलते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देने वाला। जब तुम होश में रहोगी तब मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। ओके नाउ जस्ट कीप क्वाइट टू। इतना बोलकर दक्ष ने सिया के हाथ से अपने कॉलर को जबरदस्ती छुड़वाया और वो उठकर वहां से जाने लगा और तभी सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। सिया को इस तरह नशे में सारी बातें बोलते देखकर दक्ष उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा और उसने धीरे से अपने हाथ को सिया के गाल पर रखते हुए कहा, ओके फाइन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। अब सो जाओ तुम, वरना तुम्हारा सिर दुखेगा। इतना बोलकर वे सिया की तरफ देखने लगा, लेकिन सिया जितना ज्यादा नशे में थी उसे देखकर इतना तो समझ में आ रहा था कि वे इतनी आसानी से तो नहीं सोने वाले। दक्ष ने सिया की तरफ देखा और सिया की आंखों में जो नशे में होने की वजह से पूरी तरह लाल हो चुकी थी, वो दक्ष की तरफ ही देखती जा रही थी। और तभी दक्ष ने सिया के हाथ को अपने कॉलर पर से हटाते हुए कहा, मैंने बोला ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा, अब छोड़ो मेरा कॉलर। क्या चाहती हो तुम? यहीं रहूं तुम्हारे साथ? तो ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। ओके अब सो जाओ तुम। सिया ने दक्ष की कमर में अपना हाथ डालते हुए कहा, तुम्हारे साथ सोऊंगी मैं और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। सिया यह बात बोलते बोलते दक्ष के काफी ज्यादा नजदीक आ गई और उसने अपना सिर उठाकर दक्ष के सीने पर रखा और उसे किसी छोटी बच्चे की तरह पकड़ लिया। दक्ष ने जैसे ही सिया के सिर को वो अपने सीने पर महसूस किया, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वह सिया की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा। और सिया नशे में थी और वो बिना कुछ सोचे समझे उसके मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वे बड़बड़ाती जा रही थी। दक्ष ने जब उसकी सारी बातें सुनी तो वह गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल फोन की तरफ देखने लगा और उसने अपना मोबाइल फोन उठाकर कुछ मैसेज किया और थोड़ी देर में उसके रूम का गेट खुला और घर का एक सर्वेंट अंदर आया, जिसके हाथ में ट्रे थी और उसे ट्रे में खाना पानी का गिलास और कुछ टेबलेट टिक रही थी। उसने उस ट्रे को वहीं दक्ष के बेड के पास वाली टेबल पर रखा और वह चुपचाप वहां से चला गया। और तभी दक्ष ने उसकी तरफ देखा जिसमें एक नशा उतारने वाली टेबलेट और साथ में नींबू पानी का गिलास रखा हुआ था। दक्ष ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए है ना? सिया ने जैसे ये बात सुनी वे दक्ष की तरफ देखकर अपना सिर हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ मैं सारे सवालों के जवाब चाहिए मुझे। इतना बोलकर वे दक्ष की तरफ देखने लगी और तभी दक्ष ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ओके फाइन, मैं तुम्हें सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम इस पानी को पियो। इतना बोलकर उसने सिया को बेड पर से उठाकर बिठाया और पानी का गिलास सिया के मुंह के पास लगाते हुए कहा, लो पियो इसे। सिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या है ये? इसमें कहीं तुमने कोई पॉइजन तो नहीं मिलवाया ना? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम मुझे पॉइजन क्यों पिलाओगे? क्या है इसमें बताओ। दक्ष ने सिया की आंखों में आंखें डालकर देखा और उसने अपने मन में कहा, अभी अगर मैं इसे बताऊंगा कि नींबू पानी है तो ये नहीं पिएगी। सिया उसके जवाब का इंतजार कर रही थी कि तभी दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, अभी तुम मुझसे वाइन मांग रही थी, ये ना, ये वाइन नहीं है, ये उससे भी अच्छी चीज है, एक बार पी कर देखो। इतना बोलकर वैसे पीने के लिए आगे बढ़ी और तभी दक्ष ने कहा, लेकिन एक बात याद रखो, अगर इसे तुम सिप सिप करके पियोगी तो ये तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, इसे एक बार में ही पीना होगा तभी तुम्हें ये अच्छी लगेगी। जैसे ही दक्ष ने ये बात कही सिया ने गिलास को दोनों हाथ से पकड़ते होगा, ओके मैं इसे एक बार में फिनिश कर लूंगी, देखना तुम। दक्ष ने उसकी बात सुनकर उसे से हम बहलाते होगा, मुझे तो नहीं लग रहा कि इतना बड़ा गिलास तुम फिनिश कर पाओगी। सिया ने दक्ष की आंखों में आंखें डालकर देखा और उसने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम मुझे वीक समझते हो ना, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, देखो मैं इसे पी सकती हूँ। इतना बोलकर उसने उसे उस गिलास को सीधे अपने मुंह के पास ले जाकर एक ही सांस में पूरे गिलास को पी लिया। और जैसे ही सिया ने उसने वो पानी के गिलास को फिनिश किया
सिया का जी मचलाने लगा और इतना सारा नींबू पानी एक साथ पीने की वजह से सिया को उल्टी जैसा लगा और वे अपने मुंह पर हाथ रखकर सीधे पेड़ से नीचे उतरी और भागते हुए वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम में जाते ही सिया उल्टी करने लगी और दक्ष जानता था कि जब तक सिया उल्टी नहीं करेगी उसका नशा नहीं उतरेगा। और जैसे ही उसने सिया की उल्टी करने की आवाज सुनी वे पेड़ से उतरा और वॉशरूम की तरफ गया। उसने देखा सिया उल्टी करके वहीं वॉशरूम में ही गिर पड़ी थी और उसके पूरे कपड़े खराब हो गए थे। उसने उसे इस तरह वॉशरूम में गिरा देखकर दक्ष उसके पास आया और उसने धीरे से सिया के गाल को थपथपाते हुए कहा, सिया उठो, आंखें खोलो अपनी। लेकिन सिया नशे में होने की वजह से अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी और वह चुपचाप वहीं वॉशरूम में ही लेट गई। दक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की तो सारी हदें पार कर रही है, मगर इस तरह से सारी रात वॉशरूम में लेटी रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। दक्ष ने इतना सोचा और उसने सिया को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधे सीधे वॉशरूम में से बाहर निकला। और उसने टिश्यू पेपर उठाकर सिया के मुंह को साफ किया और उसे नॉर्मल पानी पिलाते हुए कहा, सिया आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दक्ष के चेहरे की तरफ देखने लगी। दक्ष का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक था और वह उसी की आंखों में देख रही थी और उसके हैंडसम चेहरे को देखकर सिया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई और वे दक्ष के चेहरे को छूते हुए बोली, बहुत अच्छे हो तुम, इतने हैंडसम होने के बावजूद तुमने मुझे यहाँ पर किडनैप करके क्यों रखा हुआ? इतने हैंडसम और इतने रिच होने के बावजूद तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ क्यों रखे हो? तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। सिया की सारी बातें सुनकर दक्ष ने उसके मुंह को खोला और उसे जबरदस्ती नशा उतरने वाली टेबलेट खिला दी। उसे पानी पिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम बातें करना बंद करो और सोने की कोशिश करो। सिया ने दक्ष की बात सुनी और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और दक्ष ने दक्ष के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। उसके ऐसा करते देखकर दक्ष ने उसके कपड़ों की तरफ देखा। उसके कपड़े गीले थे। दक्ष उसके गीले कपड़ों की तरफ देखने लगा। दक्ष ने उसका सिर उठाया। वो उसे अपने कंधे पर से हटाते हुए बोला, तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। सिया तुम यहीं पर रुको, मैं मेड को भेजता हूँ, वे तुम्हारे कपड़े चेंज कर देगी। इतना बोलकर दक्ष बेड से उतरकर जाने लगा और तभी सिया ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, नहीं तुम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। दक्ष उसकी बात सुनकर उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने लगा, लेकिन सिया ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था और दक्ष ने उसकी तरफ देखकर धीरे से नाम अपना सिर हिलाया और सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने दक्ष के हाथ को नहीं छोड़ा। और तभी दक्ष ने कहा, ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है, इतने नशे में होने के बावजूद भी ये मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रही। सिया की तरफ देखते हुए दक्ष उसके नजदीक आया और उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो मुझसे जरा भी नहीं डरती। और पता है तुम्हारी यही बात तुम्हें और भी ज्यादा खास बनाती है। अब तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मेरी पसंद दुनिया की सबसे बेहतरीन पसंद है। इतना बोलकर उसने सिया के चेहरे पर अपना हाथ रखा, उसके बिखरे हुए बालों को समेटकर उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक आया और उसने धीरे से सिया के गाल को चूम लिया। सिया ने जैसे ही दक्ष को उस तरह अपने गालों को चूमते हुए देखा, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और दक्ष की गर्दन में अपने हाथों को फंसाते हुए उसे अपने नजदीक खींचकर बोले, तुमने मुझे किस किया? दक्ष ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और तभी सिया ने उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे एक बार और किस करो ना प्लीज। सिया के मुझे ये बात सुनकर दक्ष हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। तभी सिया ने मुस्कुराते हुआ, एक बात हो, जब तुमने मुझे किस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लीज एक बार और किस करो ना मुझे। सिया के इतना बोलते ही सिया ये दक्ष ने उसके दूसरे गाल पर किस कर लिया और सिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई और सिया ने दक्ष के होठों पर अपने हाथ की उंगली रखते हुए कहा, यहाँ पर किस करो ना मुझे प्लीज। सिया दक्ष के होठों को बड़े प्यार से छू रही थी और उसके इस तरह छूने से दक्ष को एक अजीब सा एहसास हो रहा था और वह सिया के होठों को तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगा। दक्ष ने धीरे से सिया के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, सिया तुम अभी नशे में हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, आंखें बंद करो और चुपचाप भूमि बिना कुछ बोले सो जाओ। सिया ने दक्ष की बात सुनकर उसके कोलों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब फिर से बोल रही हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ, समझे तुम। इतना बोलकर सिया चुप हो गई और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डालकर देखने लगे। तभी सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो। इतना बोलकर सिया उसके होठों के करीब गई और उसने बड़े प्यार से उसके होठों पर एक पे किस की और वे उसकी शर्ट के कॉलर को और भी मजबूती से पकड़ते हुए बोले, तुम अगर इतने अच्छे होते तो फिर तुम माफिया कैसे बने, और अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं की? तुम मुझसे शादी भी तो कर सकते थे ना, तुमने मुझे इस तरह मेरे डर से क्यों खरीदा? बोलो ना। दक्ष से आगे किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। सिया ने उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक जाकर उसके दोनों गालों पर अपना
हाथ रखते हुए कहा, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो ना। मेरे सवालों का जवाब दो। सिया दक्ष की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और जितनी मासूमियत से उसने दक्ष के से ये सारे सवाल पूछे थे, दक्ष उसमें से किसी भी का जवाब नहीं दे पाया। और जिस तरह से वे सिया के इतने नजदीक था, वे अब उसे भी कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसकी बॉडी में कुछ अलग ही चेंज आ रहे थे और सिया बार बार उसकी गर्दन और उसकी कॉलर को पकड़ रही थी। और उसके ठंडे हाथ जब दक्ष की गर्म बॉडी पर लग रहे थे, तो दक्ष की बॉडी में चेंज का होना आम बात थी। और जिस तरह से सिया ने दक्ष को इतने प्यार से चूमा था, उसी पे दक्ष के इमोशन उस पर हावी होने लगे। और उसने सिया के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, कल सुबह मैं तुम्हें शायद तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ओके, बट अभी तुम सो जाओ। इतना बोलकर दक्ष सिया से थोड़ा सा दूर हुआ, लेकिन सिया आज अलग की जिद में थी। वे नशे में होने के बावजूद भी दक्ष से जितनी भी बातें बोल रही थी, वे सारी बातें बिल्कुल सही थी। क्योंकि जिस तरह से दक्ष ने सिया को वहां पर रखा था और उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताता था, तो सिया के दिमाग में सारे सवालों को आना लाजमी था। उसने दक्ष के हाथ को पकड़ते हुए कहा, किस चीज से भाग रही हो तुम? मुझसे पे खुद से या फिर अपनी फीलिंग से? अगर तुम मेरे सवालों को जवाब नहीं दे पा रहे हो, ये तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर तुम बुज़दिल हो। दक्ष ने सिया की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। दक्ष बोल ही रहा था कि सिया ने तुरंत उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, इसका मतलब तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, है ना? दक्ष सिया की बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। और तभी दक्ष सिया जी से अभी दक्ष ने बेड पर लेटाया था, वे वापस बेड से उठी और दक्ष के बिल्कुल करीब आते हुए बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं है? बोलो। दक्ष सिया की आंखों में देख रहा था और तभी सिया उसके होठों के बिल्कुल नजदीक गई और उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और वे उसे किस करने हुए उसकी गर्दन और उसके चेस्ट को अपने हाथों से टच करने लगी। वो धीरे-धीरे दक्ष के होठों पर किस कर रही थी और दक्ष को सिया को खुद से दूर करने के लिए जब उसकी कमर को पकड़ा, तो सिया ने उसकी गर्दन में अपने दोनों हाथों को डालकर इस तरह फंसा लिया कि दक्ष उसे खुद से दूर ही ना कर पाए। सिया उसे किस करते-करते काफ़ी ज़्यादा डीप हो गई कि सिया जिस तरह से दक्ष को किस कर रही थी, दक्ष उसे रोक नहीं पा रहा था। और जब दक्ष ने देखा कि सिया के हाथ उसके चेस्ट से होते हुए उसकी एब्स की तरफ जा रहे हैं, तो दक्ष एकदम से हड़बड़ाया और उसने सिया को थोड़ा दूर पुश करते हुए कहा, सिया छोड़ो मुझे, तुम होश में नहीं हो। लेकिन सिया ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने दक्ष के शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया। और उसके शर्ट के बटन को खोलते ही वे उसकी गर्दन पर किस करने लगी और वहीं उसे इस तरह से किस करते देखकर दक्ष ने अपनी आंखें कसकर बंद की और उसके हाथ जो अभी तक सिया को खुद से दूर कर रहे थे, वो उसकी कमर पर ही रुक गए। और सिया ने दक्ष की गर्दन पर किस करते-करते उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझसे कहा था ना कि जब तक मैं तुम्हें अपने पास आने के लिए नहीं बोलूंगी, तुम मेरे पास नहीं आओगे। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ, प्यार करो मुझे। जैसे ही सिया ने ये बात दक्ष के कान में कही, दक्ष के दिल की धड़कन तेज हो गई और सिया जो उसे किस करती जा रही थी, दक्ष ने उसकी कमर पर से अपने हाथ को हटाया और उसके हाथ सिया के कपड़ों के अंदर जाने लगे। उसने सिया के कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे बड़े प्यार से पेड़ पर लेटा और खुद उसके ऊपर चढ़ते हुए सिया के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। जिस तरह से वे अभी दक्ष को किस कर रही थी, अब खुद दक्ष खुद को और भी रोक नहीं सकता था। पहले ही उसने खुद को इतना ज्यादा कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन जब सिया ने दक्ष की पूरी बॉडी को सेंसुअली वे में टच करना शुरू किया, तो दक्ष अपनी बॉडी में हो रहे इरेक्शन को महसूस करने लगा।
और तभी सिया ने धीरे से दक्ष के पास जाकर उसके कानों को चूमते हुआ, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो कहने से क्यों डर रहे हो? दक्ष प्लीज एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, मैं सच में तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, एक बार मुझ पर भरोसा करके दे देखो। सिया के नशे से भारी भरी इस आवाज को सुनकर दक्ष ने उसे किस करते करते रुक गया। उसने सिया के चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखों में नशा था और वे चीज बस दक्ष के चेहरे को देखती जा रही थी। और सिया के हाथ जो अभी तक उसके बालों के अंदर थे वो धीरे धीरे दक्ष के चेहरे पर आ गए और सिया ने अपने दोनों हाथों को दक्ष के गाल को पकड़ा और वो होठों के करीब जाकर उसे किस करने लगी। और दक्ष जो सिया के इतने नजदीक था, उसने धीरे से अपने हाथों को सिया के नाजुक हिस्सों पर सहलाया। दक्ष का इतना बोलना सिया के दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी था। जैसे ही दक्ष ने यह बात बोली, सिया ने खुद को पूरी तरह से दक्ष की बाहों में सौंप दिया और सिया की सांसें तेज हो गई और दक्ष सिया की गर्दन को चूमते चूमते उसके लिए इसके पास आया। अगले दिन सुबह रुचि अपने हॉस्टल में थी, तभी उसके हॉस्टल का रूम बाहर से नॉक हुआ और जैसे ही रुचि ने दरवाजे की नोक होने की आवाज सुनी, उठकर बैठी और उसने जैसे ही अपना पैर जमीन पर रखा, उसे तेज दर्द हुआ क्योंकि कल शाम उसके पैर में जो मोच आई थी वह अभी तक ठीक नहीं हुई थी और उसके पैर में काफी ज्यादा स्वेलिंग थी, वो उठ नहीं पा रही थी। तभी उसने धीरे से दीवार का सहारा लिया और वह जैसे ही दरवाजे के पास गई, उसने देखा सामने अर्जुन डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ था। अर्जुन के साथ उसके हॉस्टल के वार्डन भी थी और वार्डन ने जैसे ही रुचि की तरफ देखा, उन्होंने अंदर जाकर रुचि को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे इतना बोलकर वे रुचि को लेकर अंदर आई और उन्होंने रुचि को बेड पर बैठाया और डॉक्टर जैसे ही अंदर आई, रुचि अर्जुन को घूरते हुए देखने लगी। अर्जुन चुपचाप अपना हाथ बांध कर खड़ा हुआ था। जैसे ही डॉक्टर ने रुचि के पैर की तरफ देखा, उन्होंने रुचि के लिए अपना कंसर्न दिखाते हुए, ओह ये तो काफी ज्यादा सिवियर हो चुका है, इसमें काफी दर्द हो रहा होगा, है ना? रुचि ने डॉक्टर की बात सुनकर हाँ में अपना सहलाया और जैसे ही डॉक्टर ने उसके पैर को छुआ, रुचि तेज आवाज में चीखती हुई बोली, आउच हाँ बहुत दर्द हो रहा है। रुचि का इस तरह से चीखना इस बात की गवाही दे रहा था कि उसके पैर में चोट लगी है, वे चोट काफी ज्यादा सीरियस है। और उसके इस तरह चीखने पर अर्जुन आगे बढ़कर डॉक्टर की तरफ देखकर घबराते हुए बोला, डॉक्टर अगर कोई सीरियस इंजरी है तो हम रुचि को हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। रुचि उन्हें जैसे ही अर्जुन की बात सुनी, उन्होंने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगी, कल मुझे मेरे ग्रुप प्रेजेंटेशन है। रोजी इतना बोलकर चुप हुई थी कि तभी हॉस्टल के वार्डन ने कहा, डॉक्टर आप अच्छे से उसे देख लीजिए, जैसा हो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अभी मुझे थोड़ा काम है। मिस्टर अर्जुन मैं आपसे बाद में मिलूंगी। अर्जुन ने हामी भरी और जैसे रुचि की वार्डन वहां से बाहर चली गई, अर्जुन ने रुचि को गुस्से से घूरते हुए देखकर कहा, वह तुम नहीं बताओगी, वे डॉक्टर बताएंगे तुम्हें एडमिट होना है या नहीं। और रही बात ग्रुप प्रेजेंटेशन की तो मैं देख लूंगा। अर्जुन वहीं पर इतना बोलकर चुप हुआ और तभी डॉक्टर ने कहा, नहीं हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ उसे खा लीजिए और अभी मैं आपको एक इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे आपका दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे ही रुचि ने इंजेक्शन का नाम सुना, वह हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखने लगी और वह डर गई और उसने मना करते हुए कहा, नो नो डॉक्टर मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैं मेडिसिन खा लूंगी बट मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाइए। डॉक्टर रुचि की बात सुनकर मुस्कुराते बोले, मिस रुचि आप इतनी बड़ी हो गई और अभी तक इंजेक्शन से डरती है। रुचि ने डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, तुम जानती हो ना मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, फिर भी तुमने डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा है ना, तुम्हें बदला लेने का यही एक मौका मिला था तो तुम मुझे इंजेक्शन लगवा दोगे, बहुत बुरे हो तुम। क्यों करते हो हमेशा मेरे साथ ऐसा? अर्जुन रुचि की बात चुपचाप सुन रहा था और मुझे एक के बाद एक बातें अर्जुन को बोलते जा रही थी और अर्जुन पलट कर उसकी बातों को कोई जवाब नहीं दे रहा था। और तभी डॉक्टर ने अपना मेडिसिन बॉक्स खोला और उसमें से इंजेक्शन निकालते हुए कहा, नहीं मिस रुचि, मिस्टर अर्जुन ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है बट वे इंजेक्शन आपको लगाना जरूरी है और अब कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। रुचि ने डॉक्टर के हाथ में जैसे ही इंजेक्शन को देखा, रुचि के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा और वह बेड से उठकर खड़ी होते बोले, नहीं मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मैं भूल गई थी कि उसे के पैर में चोट लगी। और वो जैसे ही बेड से उठकर खड़ी हुई, वे गड़गड़ाकर गिरने ही वाली थी कि तभी अर्जुन ने रुचि को संभालते कहा, क्या कर रही हो? नहीं तुम्हारी चोट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, बैठो चुपचाप यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।